अच्छा बच्चे, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द साइंटिफिक प्रेजेंटेशन। साइंटिफिक प्रेजेंटेशन क्या होती है? आप ओरल प्रेजेंटेशन करते हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशंस भी दी हैं, डिपार्टमेंट के अंदर भी डिफरेंट टीचर्स को प्रेजेंट किया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसका हमें ख्याल नहीं होता या हम प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर पाते, ठीक है? उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, किसी ने आप लोगों को गाइड भी नहीं किया, किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा कि साइंटिफिक प्रेजेंटेशन करने के लिए आपके पास क्या-क्या हेडलाइन्स होनी चाहिए, आपके पास क्या-क्या कोड्स एंड कंडक्ट्स होने चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए। कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं और कुछ जो है वो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना मैटर होता है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की प्रेजेंटेशंस अपनी होती है, साइंटिफिक अपनी होती हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज़ की अपनी होती है, केमिस्ट्री की अपनी होती है। लेकिन कुछ जो होती हैं रूल्स एंड रेगुलेशन वो बिल्कुल कॉमन होते हैं, ठीक है? तो अब क्या-क्या हैं, हाउ टू एंड हाउ नॉट टू गिव एन इफेक्टिव साइंटिफिक प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या-क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, आउटलाइन बेटर होनी चाहिए, ठीक है? आउटलाइन बेटर होनी चाहिए। इसका क्या मकसद होता है कि आप जब प्रेजेंटेशन दें, सबसे पहले टॉपिक, एफिलिएशन, नाम, उसके बाद जो है आपके पास आउटलाइन होनी चाहिए, ताकि लोग देख सकें, बाकी जो ऑडियंस है वो देख सके आपके पास क्या मैटर है, आप किस पे जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन से टॉपिक पे और क्या-क्या आपकी जो है। जस्ट लाइक आप कोई पेपर करना चाह रहे हैं, इंट्रोडक्शन बता दिया, एक्सपेरिमेंटल बता दिया कि आपका काम एक्सपेरिमेंटल है या सर्वे बेस्ड है, फिर आप रिजल्ट्स बता देते हैं, फिर आप डिस्कशन बता देते हैं कि आपने रिजल्ट के साथ इसको डिस्कस किया है, फिर आप कंक्लूजन भी बता देते हैं, ठीक है? क्या कंक्लूड है और फ्यूचर वर्क आप जाके क्या करेंगे। अच्छा, आउटलाइन जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? तो मेक श्योर मटेरियल इज़ रिलेवेंट, ये देखें कि आपका मटेरियल रिलेवेंट है टॉपिक के साथ, ओवर यूज़ तो नहीं किया आपने, ठीक है? यूज़ सिंपल बैकग्राउंड, अब ऐसा सिंपल बैकग्राउंड हो के बिल्कुल ये सिंपल हो, ऐसा नहीं हो कि जो हाई-फाई हो, कलरफुल हो, टेक्स्ट वगैरह पढ़ने में ना आ रहा हो। यूज़ नॉर्मल फ़ॉन्ट करें, एट लीस्ट ये 18 पीटी लिखा हुआ है, पीटी मकसद पॉइंट्स, ठीक है? 24 बेटर, दिस टेक्स्ट इज़ 20, दिस टेक्स्ट इज़ 20 पीटी पॉइंट, यानी कि ये टेक्स्ट जो है 20 पॉइंट, यानी कि इतना हो कि रीडेबल हो, सामने ऑडियंस रीड कर सके, ठीक है? नॉर्मल कलर हो, हाई-फाई कलर ना हो। ज़्यादातर जो है लोग पसंद करते हैं कि व्हाइट ही हो, ठीक है? स्क्रीन व्हाइट ही हो, ताकि इतनी ज़्यादा उसके अंदर कलर ना हो कि वो पढ़ा ना जा सके या लोगों के लिए मसला हो, तो ठीक है, ज़्यादातर यूज़ करें आप व्हाइट कलर। डोंट यूज़ रेड एंड ग्रीन एज कंट्रास्टिंग कलर, तो रेड एंड ग्रीन को एज अ कंट्रास्ट कलर यूज ना करें, ठीक है? चेक बिफोर यूजिंग, इससे पहले चेक कर लें, डोंट यूज दिस आउटलाइन, ठीक है? तो इस तरह के जो है आउटलाइंस को 45 वेस्टेड सेकंड, ठीक है? आप क्या करें कि आउटलाइन आप भले 15 से 20 सेकंड शो करें, लेकिन आउटलाइन बिल्कुल अच्छी नजर आए, ठीक है? अच्छा, आउटलाइन क्या होता है? बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर टॉक, आप सबसे पहले जो है स्टार्ट करने से पहले आपको प्रिपेयर करने पे आप किस तरह बात करें, नो योर ऑडियंस, ऑडियंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि शायद आपके क्लास फेलोज हैं या ऑडियंस बाहर के हैं या पब्लिक है या जस्ट लाइक सारे रिसर्च वर्कर हैं या किसी कॉन्फ्रेंस के हैं, इंटरनेशनल लोग हैं। तो आपको इस तरह का माइंड बनाना पड़ेगा कि आपके लोग किस तरह के ऑडियंस है आपके पास। नो द लेंथ ऑफ योर टॉक, आपको पता होना चाहिए कि आपकी टॉक की कितनी जो है लेंथ है, कितना टाइम है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है। ज़्यादातर जो है 10 से 12 मिनट होता है या 15 मिनट होता है मैक्सिमम, ठीक है? नो द स्टाइल ऑफ योर टॉक, स्टाइल बहुत मैटर करता है कि आप किस कंडीशन के अंदर आए हैं, ठीक है? आप फॉर्मल कंडीशन में हैं, इनफॉर्मल कंडीशन में हैं, प्रोफेशनल में आए हैं, रिसर्चर की रिसर्च की आए हैं या स्टूडेंट लाइफ की जो है प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन का स्टाइल जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है? आपको पता है कहीं आप जस्ट लाइक आपको किसी जॉब के लिए बुलाया जाता है, तो आप किस ड्रेस में जाते हैं? आप यानी कि एक प्रोफेशनल ड्रेस में जाते हैं, जस्ट लाइक थ्री पीस के अंदर या अच्छे बन के जाते हैं, क्योंकि वहाँ के आपकी जो है वो प्रोफेशन का मसला होता है। तो इसी तरह से डिफरेंट इसके लिए स्टाइल होते हैं। प्रिपेयरिंग द टॉक, आपको किस तरह टॉक प्रिपेयर करनी है, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है, किस स्लाइड पे आपको क्या बताना है, ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं, जिसको प्रिपरेशन कहा जाता है। प्रिपरेशन का मकसद होता है यानी कि तैयारी से पहले सारी चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है? चूज़िंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, कंटेंट को चूज़ किया जाता है। प्रिपेयरिंग स्लाइड्स को प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से अरेंजमेंट और सॉर्टिंग आउट किया जाता है, ठीक है? और इसके अलावा डोंट ओवरडू मेथड्स पार्ट ऑफ टॉक, ज़्यादा यानी कि टॉक भी नहीं करना, आपको बिल्कुल टाइम के मुताबिक और स्लाइड के मुताबिक करना करना पड़ता है, ठीक है? ग्रैब एंड होल्ड ऑडियंस अटेंशन, आपको आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप
ऑडियंस पे होल्ड करें, ऑडियंस पे ग्रैब रखें, ठीक है, ताकि उनका अटेंशन जो है आपकी तरफ मुतवज्जा हो। ऐसी बोर्ड या बोरिंग ना हो कि लोग सोना शुरू कर दें या उनको कोई सरोकार ना हो, लेकिन अट्रैक्टिव होगी तो लोग ज़ाहिर बात है आपकी जो है इस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा देखेंगे, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन को। चलते हैं आगे। नो योर ऑडियंस, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑडियंस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक्सपर्ट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं या मिक्स्ड हैं, ठीक है, तो किस तरह के लोग हैं, ठीक है, इस तरह से आपको पता चला कि लोग किस तरह से, उसको किस तरह आपको बताना है, उनका रिजल्ट में इंटरेस्ट है या इंट्रोडक्टरी मटेरियल पे है। अब जस्ट लाइक बीएस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो नहीं पता कि आप किस लेवल पे देने जा रहे हैं, या आपके जो हैं क्लासमेट्स हैं या आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, तो इस तरह के ऑडियंस को आपको देना पड़ता है, देखना पड़ता है। अच्छा, अब जस्ट लाइक लेंथ ऑफ टॉक, आपकी जो है प्रेजेंटेशन 12 टू 15 मिनट से, 12 से 15 मिनट से, ठीक है। ये ज़्यादातर टास्क कहाँ पे होती है? कॉन्फ्रेंसेस के अंदर होती है। बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप 12 से 15 मिनट में अपने टॉक को कंक्लूड करें, ठीक है, उसको समराइज करें, क्योंकि आपके पास एक लेंथी होता है, तकरीबन 15 से 20 स्लाइड्स होती हैं, उनको कंक्लूड करना, लोगों को सेटिस्फाई करना और अटेंशन करवाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लिमिट टॉक टू 10 मिनट्स, आपको क्या करना होता है कि आपकी ज़हन में ये होता है कि आपको 10 मिनट बात करनी है, क्योंकि 2 से 3 मिनट तो वैसे ही क्वेश्चन आंसरिंग में चले जाते हैं, ठीक है। ओनली मेक 2 टू 3 पॉइंट्स, यानी कि हर स्लाइड्स पे आपको 2 या 3 पॉइंट्स जो हैं वो बनाने हैं, मेकअप करने हैं, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनानी, 2 से 3 पॉइंट्स बनानी है, ठीक है। अगर टॉक आपके पास 30 मिनट्स के हैं, तो यानी कि जस्ट लाइक 30 मिनट्स टॉक दिए, तो ज़ाहिर-सी बात है आप इनवाइटेड हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। एक होता है कंट्रीब्यूशन, एक होता है इनवाइटेड। इनवाइटेड का और कंट्रीब्यूशन में फ़र्क होता है। जस्ट लाइक आपको पता होता है, कंट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। आप जो है, आपको दावत नहीं दी गई, लेकिन आप खुद से जाना चाह रहे हैं, खुद से पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो वो कंट्रीब्यूटेड कॉन्फ्रेंस टॉक होती है। एक होती है इनवाइटेड कॉन्फ्रेंस टॉक, जस्ट लाइक आपके सब्जेक्ट की है, आप एक्सपर्ट आपको माना जाता है, आपको बुलाया गया है, ठीक है। तो वो टॉक कितनी होती है? वो 30 मिनट्स की होती है। उसके अंदर जो है आप फिर इस हिसाब से तैयारी करके जाते हैं, ठीक है। तो जर्नल क्लब प्रेजेंटेशंस होती हैं, लिमिट टॉक टू 20 मिनट्स, तो आपको एनी हाउ 20 मिनट्स प्रिपरेशन करके जाती है। अब आपको 20 मिनट्स किस तरह आपको जो है वो बात करनी है, किस तरह आपको ऑडियंस को जो है वो मुतवज्जा करना है। 60 मिनट्स टॉक ये तो स्पेशल्स होती है, ये जस्ट लाइक सेमिनार्स के लिए होती है। जस्ट लाइक हम किसी पर्सन को सेमिनार के लिए बुलाते हैं, तो वो 1 घंटा आपको ओवरऑल टॉक करता है, ओवरऑल बताता है चीज़ें। तो ये जो टॉक्स होती हैं, तो ये लिमिटेड टॉक्स होती हैं, स्पेशल टॉक्स होती हैं, ये सेमिनार के लिए होती हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए नहीं होती। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं आपको स्टाइल के बताई हैं, ठीक है। परस्यू करना, परस्यूसिव क्या होता है कि आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, यानी कि जस्ट लाइक कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस या हाई क्वालिफाइड बंदा आता है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट आता है, वो परस्यूसिव कराएगा, यानी कि वो चीज़ को परस्यू करेगा, वो उन चीज़ों को यानी कि आपको सामने वो शेयर करेगा, वो आपसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो शेयर करने आता था, तो वो अलग टॉक होती है। इंस्ट्रक्शनल, जस्ट लाइक कोई टीचर आता है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, वो आप टॉक क्या होती है? इंस्ट्रक्शनल टॉक टॉक होती है, ठीक है। वो यानी कि एज़ आपका बॉस होता है, ठीक है। मीटिंग्स के अंदर बॉस है, या वाइस चांसलर आ जाए, या डीन आ जाए, या चेयरपर्सन आ जाए, वो अगर टॉक होगी तो वो इंस्ट्रक्शनल टॉक होगी, ठीक है। थर्ड टाइप जो इंफॉर्मेटिव टॉक होती है, इंफॉर्मेटिव यानी कि नॉर्मल फॉर साइंटिफिक मीटिंग, वो इंफॉर्मेटिव होती है, यानी कि कोई बंदा आके आपको इन्फॉर्म करे, आपको कोई चीज़ शेयर करे, आपको कुछ बताए, तो वो इन्फॉर्मेटिव टॉक होती है, यानी कि जिसको नॉर्मल कर। और इसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल टॉक भी होती है, जैसे हार्ड टू टाइम इनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल और फॉर्मल के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है। इनफॉर्मल के अंदर जो है ज़्यादातर नॉर्मल टॉक्स होती हैं, फॉर्मल के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती हैं, जस्ट लाइक केस पे, किसी केस पे आके वो आपको बताए, किसी इशू पे आके बताए, तो वो फॉर्मल में आ जाती है। सही है बच्चे, आगे चलें। अच्छा, व्हाट आर टाइम द टेल ऑडियंस, आप जो है ऑडियंस को क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और आप क्या चीज़ उनको जो है वो ग्रिप कराना चाह रहे हैं, क्या अटेंशन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। 2 टू 3 पॉइंट्स फॉर 15 मिनट्स, 3 टू 5 पॉइंट्स फॉर 30 मिनट्स, 4 टू 6 पॉइंट्स फॉर 1 हावर टॉक्स। अच्छा, ये क्या होता है 2 टू 3 पॉइंट्स? जस्ट लाइक कुछ इस तरह की स्लाइड्स होती हैं, कुछ इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जो 2 टू 3 पॉइंट्स के अंदर उसको डिस्क्राइब किया जाता है, तो उसके लिए 15 मिनट्स भी रिक्वायर होते हैं। कुछ इस तरह की टॉक्स में उसके जो है हेडिंग्स 3 टू 5 पॉइंट्स पे होते हैं, वो 30 मिनट्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो टॉक्स होती है वो 2 टू 3 जो है
2 to 3 जो है हेडलाइंस पे होती हैं, 2 to 3 जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उस पे आपकी टॉक ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट्स होती है, ठीक है। तो हम आपको यही कहते हैं कि आप 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर कंक्लूड करें, ठीक है। राइट अ बेसिक आउटलाइन, ठीक है, आपको आउटलाइन बेसिक देना पड़ेगा, ठीक है। फिगर आउट हाउ मेनी स्लाइड्स यू कैन यूज, ठीक है। आपको ग्राफिकल, अच्छा ज़्यादातर, अच्छा वो सारी चीज़ें आगे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो मैं आपको बताऊंगा कि जो होते हैं ग्राफ्स होते हैं या फिगर्स होते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, उनका क्या पर्पस होता है। टेक्स्ट की जगह पे अगर ग्राफ या चार्ट दिया जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और ज़्यादा प्लेस भी कंज्यूम होता है। लेकिन उसकी जगह पे अगर आप टेबल दे देंगे तो टेबल पे आप ज़्यादा भी बोल सकते हैं और उसको प्रॉपरली समझा भी सकते हैं, ग्राफ या टेबल को। तो जो ऑडियंस होते हैं उनके लिए टेक्स्ट जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना वो अट्रैक्ट होते हैं ग्राफ और टेबल पे। सही है बच्चे। अच्छा, प्रीप्रिंट स्लाइड विद टेक्स्ट, यूज व्हाइट और लाइट कलर बैकग्राउंड। जब भी आप टेक्स्ट लिखने जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करें कि व्हाइट या लाइट कलर बैकग्राउंड यूज करें, लेकिन व्हाइट को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। डोंट यूज लिस्ट विथ मोर देन 6 एटम। अच्छा, अब क्या होता है कि हम कितने पॉइंट्स लिखें। आप ज्यादा से ज्यादा एक स्लाइड पे 6 पॉइंट्स लिखें, 6 पॉइंट से ज्यादा ना लिखें, ठीक है। ब्रेक इनटू मल्टीपल स्लाइड्स, अगर 6 से ज्यादा हैं तो आप उनको मल्टीपल स्लाइड्स के अंदर ब्रेक कर दें, ठीक है। डोंट यूज कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कंप्लीट सेंटेंस का मकसद ये होता है ना, ये होता है कि आप सेंटेंस को कंप्लीट ना करें, आप उसको टॉपिक वाइज उन पॉइंट्स को दें, ठीक है। अब ये नहीं कि एक पूरा कंप्लीट पैराग्राफ जा रहा है, सेंटेंस जा रहा है, तो वो इस तरह से गलत होता है, ठीक है। अच्छा, डोंट यूज एब्रीवेशन और एक्रोनेम्स, ठीक है। आपको एब्रीवेशंस वगैरह इस तरह का जो है वो यूज नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, प्रीपेयरिंग स्लाइड विद ग्राफिक्स, ठीक है। हेयर एंड सी एंड हेयर, ये ऑडियंस रिटेंशन होता है, ठीक है। अच्छा, ग्राफिक्स एड टू व्यूअर रिटेंशन, इसमें कहा जाता है कि रेड और येलो कलर ना यूज किया जाए, ठीक है। डिफिकल्ट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। सिंपल करें ज्यादा से ज्यादा, यूज व्हाइट और लाइट कलर बैकग्राउंड, ठीक है। 10% ऑफ मेल पॉपुलेशन कलर ब्लाइंड, ठीक है। तो क्या होता है कि आप इन 3 कलर को ज्यादा यूज ना करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो है रेड, येलो और ग्रीन जो होता है ना, ग्रीन ज्यादा जो क्या कहते हैं, डार्क ग्रीन वगैरह, इस तरह का कलर यूज ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इससे जो है वो प्रॉब्लम होती है। जी अरीब, क्या कह रहे हैं बच्चे आप? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर बोले मैं बच्चे। ये पूछ रहा था कि अगर कोई वर्ड है उसको अगर बोल्ड करने जा रहे हैं तो हम उसको कलर दे सकते हैं ताकि वो एक अलग से नजर आए। हाँ बच्चे, इस ये आपने बड़ा अच्छा किया। कुछ अगर वर्ड्स को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप उनको थोड़ा सा जो है हाईलाइट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि पूरा बैकग्राउंड कलरफुल ना हो, ठीक है। अगर कोई वर्ड है जस्ट लाइक, आप उसको जो है वो शो करना चाह रहे हैं कि वो दिखे और जो है उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, की फाइंडिंग्स है, तो आप उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, उसको कलर भी दे सकते हैं। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, टॉकिंग अबाउट ह्यूमन एरर, ठीक है। आप अपने आइडियंस को देखें कि वो किस टाइप के आइडियंस हैं। स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स का मकसद ये है कि वो बेसिक के स्टूडेंट्स हैं या हाई क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। आपके टॉक का जो है वो टाइम पता होना चाहिए। अब टाइम 10 मिनट है लेकिन आपने 5 से 7 मिनट इंट्रोडक्शन पे ज़ाया कर दिए, तो इस तरह की टॉक नहीं होनी चाहिए। आपका स्टाइल ऑफ वर्क पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव है आपकी, ज़्यादातर आपकी जो टॉक होती है वो इन्फॉर्मेटिव होती है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन देखें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, ठीक है। तो इसके अलावा व्हाट आर ट्राइंग टू टेल ऑडियंस, ठीक है। तो आपको 2 से 3 पॉइंट्स बताने हैं। 203 पॉइंट्स का मकसद होता है 2 से 3 हेडिंग्स वगैरह बतानी है, ठीक है। तो अब ज्यादातर ह्यूमन मेक मिस्टेक्स ये होती हैं कि हम जो है टाइम को जो है वो नहीं कर पाते, ठीक है। टाइम लिमिटेशन, टाइम की वजह से जो है हम उसको सही से जो है वो प्रेजेंट नहीं कर पाते, हमारी बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। तो इस तरह से जो है वो आप लोग ना करें, अपने जो है पहले प्रैक्टिस करें और उसके बाद जो है इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये कुछ जो है स्पेसिफिक स्पेस प्रोग्राम के बारे में बताया गया, ये जो स्लाइड है स्पेशल। अच्छा, नेवर फॉरगेट यूनिट्स इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस वगैरह को आपको पता होना चाहिए कि आपने जो डेटा दिया है वो किस में है, जीएम ग्राम के अंदर है, इंच के अंदर है, सेंटीमीटर्स के अंदर है, तो वो टेबल्स में आप जो है वो आपको देना लाजमी होता है,
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रॉब्लम्स, अप्रोचिंग साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए। अब जब भी कोई टेबल्स के अंदर जो है आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है कि प्लस माइनस का साइन है, ये अगर एनालिसिस किया गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ किया गया है, स्टैंडर्ड एरर यूज़ किया गया या कोरिलेशन यूज़ किया गया। तो इसी तरह आपको तमाम चीज़ों का, यूनिट्स का, तमाम चीज़ों का आपको पता होना चाहिए और आपको जो है इन चीज़ों पे कमांड भी होनी चाहिए। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है कि आप जो है आपको प्रॉपरली वे में जाना चाहिए, आपको कैलकुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। डोंट मेक योर आंसर एग्री विथ एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अब जस्ट लाइक कोई एक्सपेक्टेशन है तो आप उस पर एग्री ना करें, एक्सपेक्टेशन गलत भी हो सकती है, कोई प्रोडिक्शन नहीं करते। हाँ, इस तरह कहा जा सकता है, इस काम को फर्दर मोर एक्सटेंड किया जा सकता है, फर्दर मोर बताया जा सकता है, या उसको जो है फर्दर मोर स्टडी की जा सकती है। सही है बच्चे। अच्छा, अब इस पे आ जाता है गुड एग्जांपल ऑफ चूजिंग ग्राफिक्स टू एनहांस पॉइंट। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि ग्राफ या टेबल आप जब चूज करते हैं तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा बता सकते हैं, और जो टेक्स्ट से बेहतर है कि आप कोई ग्राफ चूज कर लें, ग्राफ चूज कर लें या चार्ट चूज कर लें, तो उससे क्या होता है कि आप ज्यादा चीजें क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ एन इफेक्टिव टॉक के क्या होते हैं कि आपका जो है ऑडियंस आपकी तरफ मुतवज्जा हो, इतनी आपकी जो टॉक जो है वो इंटरेस्टेड हो। कम्युनिकेट योर आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस, आर्ग्यूमेंट और एविडेंस के साथ आप लोग कम्युनिकेट करें। ठीक है। परस्यूट योर ऑडियंस दैट व्हाट यू से इन ट्रू इज ट्रू। जो अच्छा, और जो आपके ऑडियंस हैं उनको इंटेंशन करवाएं, उनको यानी कि आप एग्री करवाएं या उनको आप मुतमईन करें कि आप क्या जो कुछ कह रहे हैं सही है। ठीक है। बी इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग, और इंटरेस्टिंग के साथ इंटरटेनिंग भी हो। इंटरटेनिंग का मकसद ये नहीं है कि आप कुछ उल्टा सीधा चीजें दे दें, यानी कि थोड़ी बहुत एनिमेशंस भी हों, थोड़ी बहुत इस तरह की चीजें हों जिससे वो ऑडियंस अटेंड हो। ग्रेप एंड होल्ड ऑडियंस, ये तो जो है बिल्कुल बेसिक पॉइंट होते हैं। आपका ग्रेप भी होना चाहिए और होल्ड भी होना चाहिए ऑडियंस की अटेंशन पे। ठीक है। अच्छा, तो पिक्चर्स क्या होता है कि पिक्चर्स हम ग्राफ क्यों यूज करते हैं, ग्राफ जो होते हैं वो असल में अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है। इसके अगर हम करेंगे, अगर आप इससे जो है कंपेयर करें किसी और चीज के साथ, जैसे लाइक टेक्स्ट में आप 4 स्लाइड्स दे दें लेकिन ग्राफ की 1 स्लाइड दे दें, आप उसको प्रॉपरली उसको जो है डिफाइन भी कर सकते हैं। और टेक्स्ट पे लोग इतना ज्यादा नहीं अटेंशन होते जितना ग्राफ पे अटेंशन होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो है ग्राफ को यूज किया जाता है। ठीक है। मेकिंग अ डिसेंट ग्राफ, अब वन साइड आपको देखेंगे, लेफ्ट साइड पे पास आपके पास बेड ग्राफ है। बेड ग्राफ का मकसद ये थे इसका कलर बहुत ज्यादा डार्क है और लोगों का इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन बेटर ग्राफ अगर देखेंगे आपके साइड पे, आप देखेंगे ये ग्राफ कुछ बेटर है। हालांकि दोनों ग्राफ सेम है, लेकिन कलर की वजह से एक तो पूरे हाल के अंदर जो है लाइट कम होती है। अगर इस तरह का ग्राफ होगा तो लोग प्रॉपरली उसको देख नहीं सकेंगे। जस्ट लाइक ये पैरामीटर्स वगैरह मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, जस्ट लाइक ये पैरामीटर्स वगैरह जो हैं ये प्रॉपरली नहीं देख सकेंगे लोग। ठीक है। उनको क्या देखना है, क्या पैरामीटर्स देखने हैं, ये समझ में नहीं आएंगे। ठीक है। लेकिन अगर ये कलर बहुत ज्यादा डार्क है, अगर ये इस तरह की कलरिंग होगी तो हर चीज प्रॉपरली देखी जा सकती है। तो आप हमेशा डिसेंट फिगर को चॉइस करें। ठीक है। उसका जो है कलर वगैरह का ख्याल रखें कि आप किस तरह की चीजों को एडिट कर रहे हैं और किस तरह की चीजों को यूज कर रहे हैं। सही है। अच्छा, तो इसके अलावा अगर आप इक्वेशन यूज करें तो इक्वेशन को आप स्लोली उसको जो है स्टेप वाइज स्टार्ट करें, एक्सप्लेन करें। ये नहीं कि आपने इक्वेशन लिख दी, हाँ इसके थ्रू हमने किया है, लेकिन आप बताएं कि आपने स्लोली स्लोली आपको बताना है कि आप किस तरह, अगर मैथमेटिक्स की प्रेजेंटेशन है, हालांकि यहाँ आप बायोस्टेट की प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या कुछ आप रिसर्च के अंदर स्टेटिस्टिक आ जाता है, तो उसको आप वेल डिफाइंड करें। ठीक है बच्चे। अच्छा, गिविंग द बेस्ट पॉसिबल टॉक किस तरह की होती है? मेक योर आई कांटेक्ट, मेक आई कांटेक्ट आपको ऑडियंस के साथ रखनी है। ठीक है। आप एक ही जगह पे नहीं देखना, आपको हर एक स्टूडेंट को देखना है, हर एक जो है ऑडियंस को आपको मुतवज्जा होना है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या कुछ जो नए नए स्टूडेंट्स हैं वो छत की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। या नीचे देखना शुरू कर देते हैं, या उनकी नजर ही स्लाइड पे होती है, बाकी कहीं पे भी उनकी नजर नहीं होती। आपकी हमेशा आप का जो आई कांटेक्ट विद ऑडियंस के साथ होना चाहिए। ठीक है। और आपको जो है डोंट हैव नर्वस टेंडेंसीज, आपको जो नहीं कि कप कपाना, जिंगलिंग कॉइन्स, वेविंग आर्म्स, पेसिंग, यानी कि इस तरह जो है इंसान जो है वो थोड़ा सा
कंफ्यूज हो जाता है, ये तो ये कंफ्यूजन की है, और जो ऑडियंस होता है वो इन सारी चीजों को पिक कर रहा होता है। ऐसा नहीं हो कि आपकी जो है टांगे कप कप आ रही हैं और पूरा ऑडियंस देख रहा हो। ठीक है, आपको उस टाइम किस चीज की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। ठीक है, होल्ड पॉइंटर स्टिल। अच्छा, आपको कभी कभार जो है प्रोजेक्टर के लिए या उसके लिए लेजर पॉइंटर दे दे दिया जाता है। तो क्या होता है कि कुछ जो रिसर्चर होते हैं उनके हाथ कांप रहे होते हैं, तो उसके इसका उसका क्या इफेक्ट होता है, वो लेजर फिक्स नहीं होता, वो भी कांप रहा होता है। ठीक है, कभी वो जो टारगेट होता है निशान कहीं पे जा रहा होता है, कभी कहीं पे जा रहा होता है, वो टारगेट पे नहीं जा रहा होता लेजर लाइट का जो होता है। तो इस तरीके से इन चीजों से अवॉइड करें। अच्छा, इसके अलावा जो अवॉइड, ओ, लाइक, ओके, यानी कि वो एक जो अनअटेंशनली जो आवाजें होती हैं उन चीजों से अवॉइड किया जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो है इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जब आप अच्छी टॉक दें। ठीक है, फेस द ऑडियंस, ऑडियंस को फेस करें। ठीक है, ऑडियंस को देखा जाए। ठीक है, डोंट रीड व्हाट इज ऑन योर ओवरहेड। ठीक है, आप क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, किन चीज़ों पे जो है वो लोग का ध्यान कहाँ पे है, कोई बातें कर रहा है, कोई किस तरफ है, उन चीज़ों पे आपको ओवरहेड नहीं होना चाहिए। आपको इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं जो है वो ठीक है, और ट्राई टू रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स जो है वो फील करें। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। नो योर मटेरियल, आपको मटेरियल का पता होना चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आपको कम्युनिकेशन करने से बिफोर आपको परफॉर्म करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कीप इट स्माइल, आप थोड़ा बहुत जो है स्माइल को भी अपने साथ रखें। इस तरह नहीं हो एग्रेसिव और एक्साइटेड होकर आप जो है कर दें। आपका मूड जो होते है बहुत खुशखवार होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का मटेरियल होके ताकि आप लोगों को जो है वो अटेंड करवा सके, अटेंशन करवा सकें। ठीक है, इसके अलावा जो है स्क्रीन को फुल रखें, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आने चाहिए। आप आर्ग्यू ना करें क्वेश्चनर के साथ, कोई आपको क्वेश्चन कर रहा है, आप नहीं इस तरह नहीं हो सकता, नहीं आप गलत कह रहे हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। स्लाइड्स की प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, रिकॉर्ड प्रेजेंटेशन जैसे लाइक वीडियो वगैरह है वो भी रिप्रेजेंट करें, ताकि लोगों का जो है वो आपके साथ जो है वो कांटेक्ट रहे, आई कांटेक्ट भी रहे, और आप लोगों से सही आप इसको प्रेजेंट कर सके। प्रिपरेशन इज क्रूशियल, आपकी प्रिपरेशन लाजमी होनी चाहिए। ग्राफ आपके जो है उनकी इनहेंस रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होनी लाजमी है। रिलैक्स होने चाहिए, और ट्राई टू कीप ऑडियंस अटेंशन, आप खुद रिलैक्स हों, और जो है ऑडियंस को भी आप अपने तरफ जो है वो अटेंशन में रखें। फिनिश ऑन टाइम, टाइम के अंदर ही आप फिनिश करें, यानी कि 15 मिनट्स के अंदर अंदर फिनिश करें, और 2 से 3 मिनट्स जो है आप क्वेश्चन आंसर के लिए छोड़ दें, तब जाके आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगी। ठीक है, और ये सारी चीजें कब बेस्ट होगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सही है बच्चे, आ गई बात समझ में? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें जल्दी से बच्चे। सर वो एक था जेंगलिंग कॉइन था, ऐसे कुछ आपने था वो सर। जी बच्चे, क्या कह रहे हैं आप बच्चे? आवाज नहीं आ रही आपकी प्रॉपर। सर आप बैक करें तो एक दो स्लाइड पे बैक करें। और बैक पे करूं? यस सर, एक और करें। हाँ सर, इसके बाद है मेरे ख्याल से वो। हाँ, हाँ इसके बाद है सर, सॉरी इसके बाद। यस सर, ये जो है वेविंग आर्म एंड जेंगली कॉइन, मतलब सर इसका कहाँ पे, कौन सी पॉइंट कह रहे हैं बच्चे आप? सर ये डोंट हैव नर्वस टेंडेंसी, इसके नीचे जो लाइन है सर। पेसिंग, वेविंग आर्म्स, जिंगलिंग क्वाइंस। यस सर, यस सर, यस सर। जिंगलिंग, जिंगलिंग का पूछ रहे हैं? यस सर, जिंगलिंग कॉइन का मतलब इसकी मकसद ये आता है छिन छिन की आवाज की तरह आए, या वो रुक जाता है इंसान, या थोड़ा सा ये है घबरा जाना, घबरा जाने के बाद जो मुख्तलिफ आवाजें आती है। जिंगलिंग कोइन का मकसद है इनके छनकार की आवाज या छिन छिन की आवाज की इसका मायने होते हैं। ठीक है, तो जिंगलिंग इसी को कहा जाता है, यानी कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। अच्छा, जब भी आप कंफ्यूज होते हैं आपकी आवाज चेंज हो जाती है, आपने कभी फील किया होगा। ठीक है, तो वो इस तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की आवाज़ों से जो है वो परहेज करना चाहिए। वेविंग आर्म्स, आर्म्स को खामखा हिलाते रहना, पेसिंग करना, आगे पीछे पेस करना, यानी कि बॉबिंग करना, इस तरह से जो है वर्ड्स बहुत सारे आ जाते हैं। यानी कि ये कब आते हैं, जब आप नर्वस हो जाते हैं, या जस्ट लाइक अवॉइड, यस, ओके, यानी कि इस तरह के जो है अननेसेसरी चीजें होती है, उनसे जो है आप अवॉइड किया करें। ठीक है बच्चे, कोई और चीज? ओके सर, थैंक्स। बस सर इसका कोई और पूछना चाह रहा है बच्चे आप लोगों में से?
नहीं पूछना चाह रहे आप लोग इसमें से? अच्छा, एक और टॉपिक मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को स्टार्ट करवा दूं। अच्छा बच्चे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? आपको मैं बता देता हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक आप कोई भी काम कर रहे हैं वो आपकी अपनी मिल्कियत है। ठीक है, उसमें कॉपी राइट्स आ जाते हैं। ठीक है, और क्रिएटिव कॉमन्स, या आपने कोई प्रोडक्ट किया है या कोई आपने काम लिखा है, ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी गाइडलाइंस है, जितने भी बैकग्राउंड्स आ जाते हैं, वो आपके अपनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल कॉपी का मकसद होता है, इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ द माइंड। आपके अपने माइंड की क्रिएटिविटी है, इन्वेंशन की है, आपने लिटरेरी कोई चीज़ बनाई है या आर्टिस्टिक वर्क किया है या कोई सिंबल फॉर्म किए हैं या नेम्स वगैरह, इमेज डिज़ाइन यूज्ड इन कॉमर्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, उनके आप मालिक होते हैं। ठीक है, तो दुनिया की तरफ से एक जो है ऑर्गेनाइजेशन भी यूएनओ की है, जिसको वाइपो के नाम से पहचाना जाता है, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि आपके पास किस चीज़ की अथॉरिटी है और आप किस अथॉरिटी के बेस पे उन चीज़ों को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं या शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी तमाम चीज़ें किस में आ जाती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाती हैं। ये आप आज आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसी तरह जो है प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर क्या होते हैं? पेटेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके ट्रेडमार्क होते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होते हैं, या ज्योग्राफिक इंडिकेशंस ऑफ सोर्स। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से बिलोंग करती हैं, जस्ट लाइक ट्रेडमार्क, पेटेंट, प्रोडक्ट्स हो गए, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गए। वो कोई अगर कॉपी पेस्ट करता है तो वो जुर्म है, वो किसी का राइट नहीं है। तो इसी तरह रिसर्च के अंदर भी क्या होता है कि कॉपीराइट का जो है वो एक होता है, कॉपीराइट का क्या कहते हैं, एक सेंस होता है, या कॉपीराइट का एक जो है इमेज होता है, जिसको आप जो है अपने पास रखते हैं। जस्ट लाइक उसमें लिटरेरी भी आ सकता है, आर्टिस्ट वर्क भी आ सकता है, आपका अपना रिसर्च वर्क भी आ सकता है, आपके रिसर्च पेपर भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं? ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, एक मिनट बच्चे। तो यानी कि जितना भी आप काम करने जा रहे हैं वो आपका अपना राइट है, आप उसका कॉपीराइट का हक रखते हैं। ठीक है, अगर कोई और इसको जो है रिकॉर्ड करना चाह रहा है या डॉक्यूमेंटेड करना चाह रहा है, तो आपको कंट्रीब्यूशन के अंदर आपका नाम देगा, या आपकी मर्जी है कि आप उसके साथ शेयर करें या नहीं करें, या आप उसको मना भी कर सकते हैं कि आपके पास कोई कॉपीराइट मैं नहीं देना चाह रहा, मैं पब्लिश नहीं करवाना चाह रहा। तो आपके पास कुछ राइट होता है, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के में आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एनी आर ऑल ऑफ द कॉपीराइट्स ओनर्स एक्सक्लूसिव, यानी कि ओनर की अपनी वो प्रॉपर्टी होती है, ओनर चाहे उसको ट्रांसफर करे, राइट्स में बी ट्रांसफर्ड, मे बी नॉट ट्रांसफर। अगर मैं चाहूँ, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं या मैंने बुक फॉर्म के अंदर बनाई, अब मेरी मर्जी है मैं किस पब्लिशर को दूँ, किससे पब्लिश करवाऊँ, किससे ना करवाऊँ। ठीक है, मैं ट्रांसफर करूँगा, वो पब्लिश होगी तो वो मेरी मर्जी से होगी। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं ट्रांसफर वगैरह के, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाती हैं, और इसके अंदर कॉपीराइट्स वगैरह के बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस भी होते हैं। इसी तरह बिफोर एन आर्टिकल इज पब्लिश इन अ जर्नल और बिफोर कंट्रीब्यूशन ऑफ एकेडमिक टेक्स्ट इज पब्लिश, ऑथर एंड पब्लिशर इंटर इनटू अ पब्लिशिंग एग्रीमेंट। जब भी आप जर्नल में पेपर पब्लिश करवाने जा रहे होते हैं, या कोई बुक पब्लिश करवाने जा रहे होते हैं, कोई चैप्टर पब्लिश करवाने जा रहे होते हैं, तो आपके दरमियान और पब्लिशर के दरमियान एक किस्म का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एक फॉर्म फिल किया जाता है कि आपने अपने कॉपीराइट्स उनको दिए हैं, ये इस वजह से पब्लिश हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन से बहुत सारे इसके अंदर राइट्स आ जाते हैं। ठीक है, चाहे वो फील्ड साइंस की हो, टेक्नोलॉजिकल हो या मेडिकल की हो, तो एक किस्म का लाइसेंस होता है, तो पब्लिशर उसके बाद उसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, अगर वही चीज़ कोई कॉपी पेस्ट कर देता है विदाउट कंट्रीब्यूशन के, विदाउट रेफरेंस के, विदाउट इंफॉर्मेशन के, तो उस पर बहुत बड़ा जुर्माना होता है। जस्ट लाइक एक बुक एक पब्लिशर को मैंने दी, वो पब्लिश कर रहा है, लेकिन कुछ अरसे के बाद कोई और पब्लिशर जाके उस बुक को पब्लिश करे, तो वो एक जुर्म है, वो जो है उसको अलाउ नहीं है। तो इस पे जो है बहुत ज़्यादा जुर्माना भी लगता है। तो रिसर्च के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम होता है। क्या करते हैं कि लोग कुछ आइडिया देख लेते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो देख लेते हैं, उसके बाद वो अपनी चीज़ों में ले आते हैं, उसको जो है कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करना यानी कि एक जुर्म है। अगर जुर्म इस केस में है कि अगर आप उससे परमिशन ना लें या उनको कंट्रीब्यूट ना करें।
ठीक है। ओपन एक्सेस जर्नल, कुछ आपके पास अगर आप देखेंगे जर्नल होते हैं, आपके पास एक्सेस होता है उनका, आप उसको रीड आउट भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और उनको जो है आप कॉपीराइट का भी, यानी कि आप उसमें कुछ चीज़ें देके आप उसको कॉपीराइट का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आप उसको लिटरेचर के अंदर उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं वो ओपन एक्सेस नहीं होते, वो आपसे कुछ जो है उसकी रेम्यूनरेशन, कुछ पैसे वगैरह मांगते हैं, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के जो हैं क्या होते हैं कि इस तरह से जो है रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, या प्री प्रिंट्स, यानी कि ऑथर्स को प्री प्रिंट्स दिया जाता है। जस्ट लाइक एक ऑथर है, उसने एक बुक लिखी है, तो 4 से 5 कॉपियाँ क्या होती हैं, वो प्री प्रिंट्स उनको दी जाती हैं ऑथर को, कि ये आपकी बुक हम पब्लिश कर रहे हैं और इस फॉर्मेट में और इस फॉर्म में पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपने कुछ चीज़ें काटी हैं या आप उसमें इंक्लूड करेंगे या एडिशन करेंगे, तो भी उसके अंदर भी एग्रीमेंट होता है। ठीक है। आपके फाइनल डिसीजन के बाद, आपके एग्रीमेंट के बाद वो चीज़ें जाके प्रिंट होती हैं, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं करते। तो बाज़ औक़ात इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। पब्लिशर कुछ चीज़ें एडिट कर देता है, उसके अंदर एडिशंस आ जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशंस आ जाती हैं। ठीक है। तो जब वो इम्प्लीमेंट करता है इन चीज़ों को, तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, रूल्स रेगुलेशन को ख्याल रखा जाता है। ठीक है। इसके लिए जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको वाइपो के नाम से जाना जाता है, उनके बहुत ज़्यादा इसके अंदर गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एजुकेशनल फेयर यूज़ गाइडलाइंस, इसके अंदर क्या होता है कि अगर एज़ अ लाइब्रेरियन है, ठीक है, या रिसर्चर वर्कर है या रिसर्चर है, तो वो क्या कर सकता है, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप और सेमिनार के थ्रू भी जो है उन चीज़ों को ले सकता है, या उन ऑथर्स को जो है वो इनवाइट करके कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है उनसे जो है वो सारी चीज़ें शेयर करवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? प्लान नॉन कमर्शियल के थ्रू ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सही है बच्चे? और इसके अलावा ग्लोसरी कॉपीराइट का क्या मकसद होता है कि आप के पास लाइसेंस है, या आपके पास जो है इस काम का करने का जो है वो कॉपीराइट है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि ग्लोसरी का कॉपीराइट ले लेते हैं, उसके बाद उस चीज़ को यूज़ करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोसरी का मकसद ये है कि आप टर्मिनोलॉजी या टर्म्स वगैरह को पब्लिश करवाते हैं। जैसे लाइक आप बायोटेक्नोलॉजी के टर्म्स को पब्लिश करवाएं, तो पब्लिश तो करवा रहे हैं, लेकिन देखें कि ये इस तरह की एज इट इज़ किसी और ने तो पब्लिश नहीं करवाया, तो वो ग्लोसरी का भी कॉपीराइट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कॉपीराइट एंड ई जर्नल का क्या मकसद होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल, जो कि हार्ड फॉर्म के अंदर या हार्ड कॉपी में नहीं आते, सिर्फ ऑनलाइन आते हैं। ठीक है। तो उनको उन पे किस तरह जो है वो एक्सेस किया जाता है? उन पे जो है ज़्यादातर ई जर्नल जो होते हैं उनके लिए ओपन एक्सेस नहीं होते, उनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, उनको जाके आपको मेंबरशिप हासिल करनी पड़ती है, तब जाके वो ऑनलाइन होते हैं। सही है बच्चे? ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ऑथर्स राइट वर्सेस पब्लिशर रिक्वायरमेंट, इसके अंदर क्या होता है कि ऑथर के क्या हकूक होते हैं और पब्लिशर के क्या हकूक होते हैं। बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि पब्लिशर के पास अगर वो जो है स्टॉक किसी बुक का ख़त्म हो जाता है, वो सेकंड इश्यू को रिलीज़ करते हैं। ठीक है। कभी-कभार वो ऑथर की परमिशन से यूज़ करते हैं, कभी-कभार विदाउट परमिशन भी वो जो है पब्लिश कर लेते हैं। जब विदाउट परमिशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इस तरह के राइट भी जो हैं ब्रोकन किए जाते हैं, और उसके बाद बहुत ज़्यादा मसाइल भी क्रिएट होते हैं। ऑथर्स राइट क्या होता है कि रिप्रोडक्ट द वर्क इन कॉपीज़, वो अगर रिप्रोड्यूस भी करवा सकते हैं अपनी कॉपीज़ को। ठीक है। अच्छा, एक और भी ये होता है कि अगर ऑथर ने एक बुक एक पब्लिशर को दे दी है, तो वो जब तक पब्लिश होके मार्केट नहीं आती, तो वही बुक वो किसी और पब्लिशर को नहीं दे सकता। ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ ये जो है देखना पड़ता है, वो ट्रांसलेटेड बुक है, एडाप्टेटिव बुक है, या डिराइवेट्स की बुक है, या किस चीज़ की किताबें हैं, तो इन तमाम चीज़ों के अथॉराइज्ड राइट्स होते हैं। ठीक है। ऑथर के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो आपको तमाम राइट्स दे रहा है या तमाम राइट्स नहीं दे रहा है, या आपको दे रहा है तो सिर्फ एक इशू के लिए दे रहा है। जैसे लाइक उन्होंने कहा कि आपको 5000 कॉपी पब्लिश करनी है, प्लस 5000 से नहीं करनी, तो इस तरह के राइट्स भी आपको दिए जाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी दिए जाते। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको जो है पब्लिशर जो है रेम्यूनरेशन दे रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं कि हम इसकी 7000 कॉपीज़ पब्लिश करवा रहे हैं और आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आपकी इतनी कमीशन है। तो इस तरह के भी इसके अंदर होते हैं। ठीक है। तो ऑथर की क्या नीड होती है? ऑथर कोलीग के साथ इसको जो है वो शेयर कर सकता है काम, लेकिन काम जो है पब्लिकली नहीं कर सकता शेयर, क्योंकि वो पब्लिशर की तरफ से मना होता है कि आप इस तरह का जो काम है वो कहीं और जाके डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, कहीं और जाके नहीं देंगे। अदरवाइज़ जो है हमने जो पब्लिश करवाया तो उससे जो है वो लॉस होता है।
आथर बाज़-औक़ात क्या करते हैं, वो पब्लिश नहीं करवाते, वो अपने काम को कोलीग के साथ जो है वो शेयर करते हैं, वो कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या सेल्फ खुद अपनी तरफ से पब्लिश करते हैं, जस्ट लाइक पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं, पर्सनल साइट्स होती हैं, ठीक है? या किसी वेबसाइट के लिंक के थ्रू वो कर देते हैं, ओपन एक्सेस में सबमिट करवा देते हैं, ठीक है? या उसको रीपब्लिश करवाते हैं। तो इस तरह के जो है वो ऑथर अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, ठीक है? पब्लिशर की क्या रिक्वायरमेंट होती है? पब्लिशर रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिराइव्स, एडिटोरियल कंट्रोल, डिजिटल आर्काइविंग और जो है फॉर्मेट चेंजेस। तो इस तरह का काम क्या होता है, वो पब्लिशर की रिक्वायरमेंट होती है। वो चाह रहा है कि इस काम को मैं रिप्रोड्यूस भी करूँ, हाईली डिस्ट्रीब्यूट भी करूँ, एडिटोरियल कंट्रोल मेरे पास हो, मैं इसका फॉर्मेट भी चेंज करूँ, मैं इसका लेआउट लुक भी चेंज करूँ। तो वो सारे जो हैं पब्लिशर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है? तो ये रिक्वायरमेंट्स तमाम जो हैं ऑथर्स और पब्लिशर्स के दरमियान एग्रीमेंट होता है, तो वो सारी चीज़ें। बस मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर जो है मैं इसको जो है कुछ और बातें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। मैं भी आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मैं बता दूं, क्योंकि अभी मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम शुरू हो रहा है, तो मुझे उन बच्चों को भी टाइम देना है, ठीक है बच्चे? क्योंकि मैं आज इसको कंप्लीट करवाना चाह रहा था, लेकिन आप सारे लेट आ गए, तकरीबन जो है क्लास बहुत लेट स्टार्ट हुई है, तो इसीलिए मैं इसको जो है मजीद जो है इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि एक और क्लास मेरी अभी इंतजार कर रही है, ठीक है बच्चे? तो इसको जो है मैं दोबारा आपको बता दूंगा और इन चीज़ों को दोबारा डिटेल के साथ बता दूंगा। सही है बच्चे? यहाँ तक इनफ है, ठीक है बच्चे? यस सर। Yes. तो फिर मैं पब्लिशर रिक्वायरमेंट फिर नए सर से मैं स्टार्ट करूंगा, एक और क्लास हो जाएगी आप लोगों की। नहीं तो आज जो 20 मिनट ज़ाया हुए थे, ये इसमें आ जाते तो इंशाल्लाह आपकी ये कंप्लीट हो जाती। आज जो है तमाम स्लाइड्स भी कंप्लीट हो जाते और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता। चलें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, ठीक है बच्चे? थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।